Good afternoon to all of you. Myself Dr. Aarti Chauhan, Assistant Professor SBN PG कॉलेज बड़वानी, मध्य प्रदेश। जो मैंने ये लेक्चर बनाया है ये MSc सेकेंड सेम के छात्रों के लिए बनाया है, जो उनकी सिलेबस की इकाई 3rd से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पॉलिनेशन मैकेनिज्म एंड एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। अब जो ये लेक्चर बनाया गया है ये 6 पॉइंट जो है हमको पूरे लेक्चर में इनको डिस्क्राइब करना है। ये जो 6 पॉइंट्स है इसी के आधार पर पूरा लेक्चर बेस्ड है। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लावर एज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो है हम उसको मॉडिफाइड शूट क्यों कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल मतलब कि जो पत्ती होती है, पत्तीनुमा संरचना के अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्स लगे हुए होते हैं, जो कि हमने जिम्नोस्पर्म में हम पढ़ चुके हैं। तो जो स्टेमन और कार्पल होते हैं वो फ्लावर के एसेंशियल पार्ट होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। शूट बेरिंग स्पोरोफिल कहलाता है फ्लावर, मतलब कि शूट के ऊपर जो है स्पोरोफिल के अंदर जो है स्पोर्स लगे हुए होते हैं, इसलिए शूट बेरिंग स्पोरोफिल्स कहलाता है। अब जो मॉडिफाइड शूट का कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो है होमोलॉजी ऑफ द फ्लावर बड, मतलब कि जो ये जो फ्लावर बड होती है इसकी हेमोलॉजी समान होती है। मतलब कि सबसे पहले जो शाखा होती है, शाखा पर पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियां ही आगे चलकर पूरी एक साथ कॉम्पैक्ट होकर संघनित होकर जो है एक स्पोरोफिल का रूप ले लेती है या एक शूट का रूप ले लेती है, और इसी शूट के द्वारा जो है फ्लावर बनता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पाएंगे एगेव और ग्लोबा में आपको देखने को मिलेगा। फिर अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस। थैलेमस का जो एक्सिस नेचर होता है, मतलब कि जो एक्सिस होता है, जो उसका अक्ष होता है, अक्ष ही क्या करता है, थैलेमस की समान वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद वो आगे जो है आगे की वृद्धि करने के बाद में वो जो आपका एंडोफोर होता है या फिर गाइनेंडोफोर होता है उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप सिलोम गाइनेंड्रा, गाइनेंडोसिस गाइनेंड्रा, कैपेरिस, पेसिफ्लोरा, माइकेलिया चंपाका, पॉलीथिनिया लॉन्गिफोलिया आदि में देख सकते हैं। लीफ नेचर ऑफ फ्लोरल मेंबर्स, मतलब कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, वही सारा जो है एक पत्ती के समान संरचना होती है, वही सारे कॉम्पैक्ट होकर संघनित होकर एक फ्लावर का रूप ले लेते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं शूट बेरिंग स्पोरोफिल कहते हैं। यही एक फ्लावर का मॉडिफाइड शूट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आप पियोनिया में देख पाएंगे, मुसेंडा फ्रोंडोसा में देख पाएंगे, चाइना रोज में देख पाएंगे, और केना स्पीसीज में देख पाएंगे, जीनिया में देख पाएंगे, पाइसियम सटाइमम में देख पाएंगे, डोलिकस लबलम में इस टाइप का जो शूट मॉडिफाइड शूट का कॉन्सेप्ट है वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। अब आप चित्र में देख पाएंगे कि जो चित्र जो आपका फिगर ए है, फिगर ए में आप देख पाएंगे कि जो थैलेमस होता है, थैलेमस इंटरनोड के समान होता है, और यही थैलेमस जो होता है गानेंड्रोफोर के रूप में या एंड्रोफोर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं ए बी सी डी में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मोन्ट्रस डेवलपमेंट आपको रोज में देखने को मिलेगा, मोन्ट्रस डेवलपमेंट आपको पियर प्लांट में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिनेशन पढ़ाने से पहले, पॉलिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एक फ्लावर होता है, फ्लावर में मोन्स जो मेन पार्ट होते हैं या मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। स्टेमन होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, पोलन ग्रेन होता है, मेल गेमिटोफाइट होता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंथर की जो एंथर होता है उसकी संरचना कैसे होती है। तो जो स्टेमन होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, फिलामेंट और एंथर, ये 2 भाग होते हैं। एंथर बाइलोब्ड संरचना होती है। जब बाइलोब्ड संरचना का हम टीएस देखते हैं तो टीएस काटने पर हमको 4 चेंबर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन 4 चेंबर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। दूसरे हम बात करेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसकी संरचना कैसी होती है या वो किन किन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहर की जो तरफ होता है वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम होता है। एंडोथीसियम के ठीक नीचे जो होता है मिडिल लेयर होता है। मिडिल लेयर के जस्ट बाद जो होता है आपको टेपेटम वाली जैसी संरचना दिखाई देती है, और टेपेटम के ठीक अंदर ही या टेपेटम के अंदर ही स्पोरोजिनस से टिश्यू पाए जाते हैं, स्पोरोजिनस सेल होती है। स्पोरोजिनस सेल जो होती है द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। अब इस स्पोरोजिनस सेल का आगे कैसे परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, हम ये आगे देख पाएंगे। अब जैसे कि आप माइक्रोस्पोरोजिनस की प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि जो स्पोरोजिनस सेल होती है या जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो द्विगुणित होती है वो मियोटिकली
अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर एक क्लस्टर के रूप में, 4 संरचना के रूप में या 4 स्पोर टेट्राड के रूप में हमको दिखाई देते हैं। अब हम जब ये 4 स्पोर की जो संरचना होती है इसमें और डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 25 से 50 माइक्रो डायमीटर के जो सेल बनती है, जो साइटोप्लाज्म के द्वारा घिरी रहती है, उसके चारों ओर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण हो जाता है। इसके बाद हम एक परिपक्व या मैच्योर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें बाहर की जो लेयर होती है उसे एक्साइन कहते हैं और अंदर की लेयर जो होती है इंटाइन कहलाती है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो एक मेल गेमिटोफाइट होता है, एक मेल गेमिटोफाइट में जो पहली सेल होती है वो पोलन ग्रेन के द्वारा बनी हुई होती है, यही मेल गेमिटोफाइट होता है या फर्स्ट सेल कहलाती है। अब आप देख पा रहे हैं, अगले हम इसमें देखेंगे कि जो संरचना आप देख पा रहे हो, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है आपका, उस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट का या इंथर का वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक बायलोट संरचना होती है। जब इसका टीएस का स्ट्रक्चर देखते हैं या इसकी टीएस की संरचना देखते हैं तो हमको 4 चेंबर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन 4 चेंबर को या 4 जो पोलन सेक होते हैं इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं या एक गुहा कहते हैं, जहाँ पर कि जो पोलन ग्रेस होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका परिवर्धन होता है या वो विकास करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो बाहर की लेयर आपकी होती है वो डार्क कलर की होती है, जिसको कि हमने एपिडर्मिस कहा, एंडोथीसियम कहा, मिडिल लेयर कहा और टेपेटम कहा। टेपेटम के अंदर स्पोर मदर सेल होती है या पोलन मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लू कलर का आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है या जो एक गोल गोल ओवल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसमें म्यूसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप टेट्राड ऑफ पोलन का फॉर्मेशन होता है। जब ये स्पोर टेट्राड बन जाते हैं तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, फिर इनमें क्या होता है, इनके जो एंजाइम होते हैं डेवलपमेंट होने के बाद में सेपरेट हो जाते हैं और प्रत्येक जो पोलन ग्रेन्स होता है, हेप्लॉइड पोलन ग्रेन होता है या अगुणित पोलन ग्रेन होता है वो सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद ये हेप्लॉइड होता है और ये किसी भी सरफेस पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, डिफरेंट मीडियम के द्वारा ये पहुंचकर पोलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी जो पहले स्ट्रक्चर की बात की थी वो मेल स्ट्रक्चर की बात की थी या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की थी, जिसे हमने कहा था स्टेमन या एंड्रोशियम कहा था। अब दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है पिस्टिलर कार्पल या आगे चलकर वो कार्पली ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और वो फीमेल गेमिटोफाइट कहलाता है। तो सबसे अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पढ़ने के बाद में अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पिस्टिल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिस्टिल में सबसे ऊपर की ओर आपको दिखाई देता है स्टिग्मा। स्टिग्मा वह भाग होता है जो कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, जहां पर पोलन ग्रेन का डिपोजिशन होता है, जहां पर पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं। दूसरा चौड़ा वाला भाग होता है, चौड़ा वाले भाग को हम कहते हैं स्टाइल कहते हैं और नीचे की सबसे साइड जो भाग होता है उसको हम ओवरी कहते हैं और ओवरी ही फूला हुआ भाग होता है जिसके अंदर बीज लगे हुए होते हैं। मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल जो है इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, फ्यूनिकल होता है, हिलम होता है, इंटेग्यूमेंट होता है, माइक्रोपाइल होता है और क्रोनिकल होता है। फनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर कि ओव्यूल लगा होता है। हिलम आपस में ओव्यूल को जोड़े हुए होता है। इंटेग्यूमेंट ओव्यूल का आवरण होता है जो ओव्यूल के ऊपर एक या दो आवरण होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर या सुरक्षात्मक कवरिंग का काम करता है। माइक्रोपाइल जो होता है एक चोंच के समान संरचना होती है, यहीं से जो ओपनिंग होता है एक स्मॉल ओपनिंग होती है और यहीं से जो पोलन ट्यूब है वो प्रवेश करती है। क्रोनिकल भी एक इंटेग्यूमेंट के समान ही संरचना होती है जो कि सीट का आवरण होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो माइक्रोपाइल है, चेलेजा है, इसके आधार पर जो होते हैं ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो होता है एनोट्रोपस होता है, अर्थोट्रोपस होता है, कैम्फाइलोट्रोपस होता है, हेमीट्रोपस होता है, एम्फीट्रोपस होता है, सर्सिनोट्रोपस होता है। एनोट्रोपस ओव्यूल वो होता है जिसमें कि थोड़ा सा उसकी संरचना मुड़ जाती है या इन्वर्टेड हो जाता है। ऐसा आपको फैमिली एग्जाम्पल जिसका है पी में देखने को मिलेगा, ग्राम, बीन और कैस्टर में देखने को मिलेगा। आर्थोट्रोपस ओव्यूल वो होता है जिसमें कि फ्यूनिकल, चलेजा और माइक्रोपाइल एक सीधी स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आपको पोलीगोनम, रूमेक्स, पाइपर बीटल, पाइपर नाइग्रम में देखने को मिलेगा। कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है।
जिसमें कि माइक्रोपाइल और चेलेजा जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको घोड़े घोड़े की नाल के आकार के दिखाई देता है। ऐसा आपको बीन में, मस्टर्ड में और कैपेरिस में देखने को मिलेगा। हेमिटोपस में होता है कि वो जो माइक्रोपाइल और चेलेजा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको दिखाई देते हैं। ऐसा ओव्यूल आपको जो है रेननकुलस में देखने को मिलेगा। एम्फिटोपस ओव्यूल जो होता है ट्रांसवर्सली मुड़ जाता है या ट्रांसवर्सली जो है एंगल पर आपको दिखाई देता है। सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो आपको पूरी तरह से घूम जाता है और घूमने के बाद में पूरा इन्वर्टेड हो जाता है। इस टाइप का ओव्यूल जो होता है आपको सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल दिखाई देता है। अब हम देखेंगे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो कार्पल का स्ट्रक्चर होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो किन किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा होता है। इसी स्टिग्मा पर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जब पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं तो वो यहाँ पर आकर जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि जो जर्मिनेशन के लिए जो एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो यहाँ पर उसकी वॉल में पाए जाते हैं। फिर आपको चौड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे कि हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के ठीक नीचे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे ओवरी कहते हैं और ओवरी के अंदर ही बीज बने हुए होते हैं। एक टाइपिकल ओव्यूल कैसा होता है? एक टाइपिकल ओव्यूल में आपको कौन कौन सी संरचना दिखाई देता है? चिलेजर दिखाई देता है, न्यूसेलस दिखाई देता है, ओव्यूल को घेरे हुए एक सुरक्षात्मक आवरण दिखाई देता है जिसकी इंटेगुमेंट कहते हैं। एम्ब्रियो से एक अंदर की साइड दिखाई दे रहा है आपको, एक्सेल दिखाई दे रहा है, सिनर्जिड दिखाई दे रहा है, माइक्रोपाइल दिखाई दे रहा है जहां से कि पोलन ट्यूब प्रवेश करती है। उसके बाद एंटोपोडल सेल दिखाई दे रहा है आपको, हिलम दिखाई दे रहा है, फ्यूनिकल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से एक टाइपिकल ओव्यूल का चित्र आपको दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चेलेजा, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट की पोजीशन के आधार पर जो है ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको मैं चित्र में दिखाया गया है। अर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, एम्फिटोपस और ससिनोट्रोपस, इस प्रकार से 6 प्रकार के ओव्यूल, उनकी पोजीशन माइक्रोपाइल, चेलेजा और सिनर्जिड जो भी उनकी पोजीशन के आधार पर ये होते हैं, 6 प्रकार के ओव्यूल। आप जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो मैक्रो गेमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए कि जब डिवीजन होता है, जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि 4 स्पोर बनते हैं, तो 4 स्पोर में से जो 3 स्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है और यही फंक्शनल जो मेगा स्पोर है वो जो फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। यही जिस सेल से या सिंगल मेगास्पोर से जो ओव्यूल जो एम्ब्रियोसेक बनता है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक, जब 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर चले जाते हैं तो इस प्रकार के बने हुए एम्ब्रियोसेक को ट्यू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक कहते हैं। अब 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा इस प्रकार से 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक स्टेज वाले एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। एक टाइपिकल एम्ब्रियोसेक में कौन कौन सी सेल होती है, कौन कौन सी हमको सेल दिखाई देती है। एक एपरेटस, सबसे ऊपर की ओर जो माइक्रोपाइल की ओर जो सेल होती है उसको हम ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल के बाद में अगला रीजन आता है नीचे की ओर फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सिनर्जिड के पार्ट्स लगा हुआ होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जहां से कि पोलन ट्यूब प्रवेश करती है। एंटीपोडल सेल वो सेल होती है जो 3 सेल का ग्रुप होता है और सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार एक टाइपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म में 8 न्यूक्लिएट, 7 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मोनोस्पोरिक में मैंने कहा कि जो एक फंक्शनल मेगास्पोर जो बनाता है, इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है और जो पोलीगोनम प्रकार का होता है। अब मैंने आपको बताया कि परिवर्धन के आधार पर या डेवलपमेंट के आधार पर जो होता है एम्ब्रियोसेक 3 प्रकार के होते हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जिसे कि हम पोलीगोनम टाइप का कहते हैं, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो कि एलियम प्रकार का होता है और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो एडोक्सा प्रकार का होता है। अब जब परिवर्तन होता है या जो माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है या जो मेगास्पोर बनते हैं आगे फर्टिलाइज होते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि जो एक ही मेगास्पोर बचा हुआ है जिसको कि मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, इसमें डिवीजन होता है और डिवीजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर डायाड बनते हैं। 2 सेल बनती है, इसलिए 2 सेल बनने के कारण उसको डायाड कहते हैं। डायाड में और डिवीजन होता है और लीनियर में हमको 4 स्पोर दिखाई देते हैं जिसको कि मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। आगे आप नीचे देख पा रहे हैं कि 2 से 4, 4 से 8 और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक में जो सेल्स
जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो न्यूक्लियाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल की सेल में आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, सेंट्रल में 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं और नीचे की साइड में 3 न्यूक्लियाई जो है एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एक टाइपिकल एम्ब्रियो में आप देख पा रहे हैं कि आपको चेलेजल एंड दिखाई दे रहा है। चेलेजल एंड की ओर आपको 3 एंटीपोडल सेल में 3 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है और पोलर न्यूक्लियाई जो है 2 न्यूक्लियस से बना हुआ है। नीचे जो है आपको सिनर्जिक और सिनर्जिक में आपको जो है 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं और नीचे जो फिलीफॉर्म एपरेटस दिखाई दे रहा है जहां से कि पोलन ट्यूब प्रवेश करती है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे मैंने आपको ये बताया कि जो सबसे पहले जो 2 पार्ट होते हैं, एक तो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको कि हम एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कार्पल या पिस्टिल कहलाता है। तो ये कैसे बनते हैं, इनके बनने के बाद में हमको मेन जो हमारा टॉपिक है जिसको हमको एम्फेसिस करना है या जिसको हमको बताना है वो पोलिनेशन है। इससे पहले हमको बताना था कि ये प्रोसेस कहाँ चल रही होती है और ये पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, किस पार्ट में बनते हैं, इसको बताना मुझे बहुत जरूरी था। अब हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो पोलिनेशन है। तो पोलिनेशन में क्या होता है, इधर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर एंथर टू द स्टैग्मेटिक सरफेस ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। किसी भी पोलन से पोलन ग्रेन्स निकलकर किसी फ्लावर की स्टेगमेटिक सरफेस पर पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। मतलब कि पोलन से पोलन ग्रेन्स निकलने के बाद स्टिग्मा के ऊपर डिपोजिशन होना पोलिनेशन कहलाता है। जैसे कि आप टाइपिकल फ्लावर में देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर जहाँ फ्लावर लगा होता है वो उसका डंठल होता है जिसको कि हम पेडिसिल कहते हैं। ऊपर की ओर रिसेप्टेकल होता है जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है सेपल। सेपल जो होता है सिंगल यूनिट होती है, संख्या में 5 होते हैं तो उसको हम करोला, हम उसको केलिस कहते हैं। ऊपर की ओर आपको पेटल दिखाई दे रहा है, पेटल एक सिंगल यूनिट होती है लेकिन अगर 5 की बंच में होता है तो उसको हम करोला कहते हैं। ऊपर की ओर आपको स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, स्टेमन 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एंथर बायलोड होता है, 2 सेल का स्ट्रक्चर होता है और उसके ठीक नीचे जो आपको लंबी रॉड से लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो फिलामेंट होते हैं। अब संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए वो एंड्रोशियम कहलाते हैं। बीच में आपको सेंटर दिखाई दे रहा होगा जिसको कि हम पिस्टिल कहते हैं या कार्पल कहते हैं। पिस्टिल जो है 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे ऊपर की ओर जो होता है स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा में काफी सारे एंजाइम होते हैं। जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर गिरते हैं तो यही पोलन ग्रेन्स आने के बाद में सारे एंजाइम जो हैं पोलिनेशन जर्मिनेशन के लिए हेल्प करते हैं और यही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो स्टिग्मेटिक सरफेस होती है वहीं पर पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और जो पोलन ग्रेन्स के पास जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो ओवरी के अंदर पड़े हुए न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, जुड़ता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया कि हमको मेन जो है हमारा टारगेट है या मेन हमको मुख्य हमारा बिंदु था पोलिनेशन। तो पोलिनेशन में मैंने आपको बताया कि हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो पोलिनेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन जो होता है स्वयं का फ्लावर होता है, स्वयं का बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं और वो ही जब एंड्रोशियम से पोलन ग्रेन निकलकर उसके ही स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के कार्पल पर गिरते हैं तो वो पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पोलिनेशन में ये होता है कि बहुत सारे मीडियम होते हैं जैसे कि एनिमोफाइली जो कि विंड के द्वारा पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर पहुंचते हैं, हाइड्रोफाइली भी दूसरे प्लांट पर वाटर में मूव करते हुए पहुंचते हैं। जूफाइली को अगेन क्लासिफाई किया गया है, एंटेमोफाइली जो इंसेक्ट के द्वारा होता है, चिरिटोफाइली जो बेड्स के द्वारा होता है, ऑर्थिनोफाइली जो बर्ड्स के द्वारा होता है, मेकिलोफाइली जो स्नेल्स के द्वारा होता है। इस टाइप से जो पोलिनेशन की मैकेनिज्म होती है उसको इतने भागों में डिवाइड किया गया है उनके एजेंसीज के आधार पर, उनके माध्यमों के आधार पर। सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन जो होता है पोलन ग्रेन्स का पोलन सेल से निकलकर सेम फ्लावर पर गिरना या सेम फ्लावर की स्टेगमेटिक सरफेस पर गिरना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पोलिनेशन 2 प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और जेंटोगेमी। अब ऑटोगेमी में आप देखेंगे कि सेम फ्लावर पर जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसमिट होते हैं और जिंटोगेमी सेम फ्लावर पर होता है लेकिन क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन्स निकलकर उसी जाति के दूसरे फ्लावर पर जो पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, इस प्रोसेस को हम जिंटोगेमी कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र में जो पोलन ग्रेन्स आप दिख रहे हैं कि एंथर से निकलकर वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहे हैं और पोलिनेशन को संपन्न कर रहे हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कुछ एजेंट होते हैं, कुछ एजेंट जो होते हैं जैसे कि पोलिनेशन के कुछ एजेंट होते हैं जैसे कि एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर होते हैं जो विंड के द्वारा, अब जैसे विंड के द्वारा होता है तो ये वीट, जियामेज या ग्रासेस में होता है जिसमें कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स हवा के माध्यम से फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं और पोलिनेशन को संपन्न करते हैं।
वाटर में देखेंगे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल वेलिनेरिया का होता है। वेलिनेरिया में प्लांट जो होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट से एंथर टूटकर पानी के द्वारा फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और पोलिनेशन को संपन्न करते हैं। बर्ड में देखेंगे कि जो बर्ड के द्वारा होता है, एक हमिंग बर्ड होती है। हमिंग बर्ड जब नेक्टर चूसने के लिए किसी प्लांट पर जाती है तो उसकी सिर की गर्दन पर या उसकी चोंच पर कई सारे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। जब वो वही हमिंग बर्ड जब दूसरे फ्लावर पर नेक्टर चूसने के लिए जाती है तो उन पोलन ग्रेन को वहाँ पर ट्रांसमिट कर देती है या उनको छोड़ देती है, जिससे कि पोलिनेशन की प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाती है। आप दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन हो रहा है, जैसे कि बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई जो होती है नेक्टर चूसने के लिए या मकरंद चूसने के लिए दूसरे प्लांट पर जाती है तो उसके लेग्स के माध्यम से कई सारे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे प्लांट पर नेक्टर चूसने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर उसको ट्रांसमिट कर देती है, पोलन ग्रेन को छोड़ देती है, जिससे कि पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बेड में जो होता है रात्रिचर होते हैं। जब ये रात्रि के समय नेक्टर चूसने के लिए किसी प्लांट पर जाते हैं तो इनके पैरों के माध्यम से कई सारे जो पोलन ग्रेन से वो चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे प्लांट पर नेक्टर चूसने के लिए आते हैं तो वहाँ पर वो पोलन ग्रेन को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में पोलिनेशन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि जैसे प्री पोलिनेशन में आप देख पा रहे हैं कि कुछ डिवाइसेस होती है जो पोलिनेशन की प्रक्रिया में हेल्प करती है। जो पेटल्स होते हैं या जो करोला होते हैं वो अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, ताकि जिससे कि बटरफ्लाई, मधुमक्खियाँ या जो भंवरे वगैरह होते हैं वो उसको आकर्षित करे और आकर्षण के कारण वो किसी फ्लावर पर जब नेक्टर चूसने के लिए आते हैं तो पोलन ग्रेन उनकी सुंडियों में या उनके लेग्स में या उनके जो डंक होते हैं उसमें सारे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। जब वही भंवरा दूसरे प्लांट पर भ्रमण करता है या उसको नेक्टर चूसने के लिए दूसरे प्लांट पर जाता है तो पोलन ग्रेन को उस दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर छोड़ देता है। और स्टेज में आप देख पा रहे हैं कि तीसरे में पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ, जिसमें कि वो छोड़ देने के बाद में जो पोलन ट्यूब की जो वॉल होती है, पोलन ट्यूब की या जो स्टिग्मा की जो वॉल होती है में कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। जब पोलिनेशन जर्मिनेट हो जाते हैं तो जो पोलन ट्यूब में मेल न्यूक्लियस होता है वो ओवरी के फीमेल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप से कई सारे एजेंट जो होते हैं जो पोलिनेशन में मदद करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन में मैंने आपको जैसा बताया कि जो एडेप्टेशन होते हैं वो कई सारे एडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि क्लिस्टोगेमी में आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लावर होता है वो बंद होता है, कभी नहीं खिलता है। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण उसमें मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी फ्लावर के अंदर होते हैं। तो एंड्रोशियम की जब एंड्रोशियम की जो माइक्रोस्पोर लिम्ब होती है उसकी भित्ति फट जाती है, फटने के बाद में वो स्पोर उसके स्टिग्मा पर गिर जाते हैं और वन में ही जो है सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। ऐसा आपको कोमेलिना बेंगलेंसिस, ऑक्जेलिस, ग्राउंडनट, पायरो में देखने को मिलेगा। बट कंडीशन में ही पोलिनेशन हो जाता है, फ्लावर नहीं खिल पाता और पोलिनेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस आपको वीट में देखने को मिलेगी, राइस में देखने को मिलेगी और पी में देखने को मिलेगी। होमोगेमी का मतलब होता है कि एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर होते हैं। इस प्रोसेस को हम होमोगेमी कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन में आप देखेंगे कि इसको जेनोगेमी भी कहते हैं, आलोगेमी भी कहते हैं। जब पोलन ग्रेन्स पोलन सेक से निकलकर किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बटरफ्लाई एक प्लांट पर विजिट कर रही है, उसके जब वो एक प्लांट पर विजिट करती है तो उसके पैरों में कई सारे जो पोलन ग्रेन्स है वो चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे प्लांट पर विजिट कर रही है, जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, जब वो दूसरे प्लांट पर जाती है तो वो अपने पैरों के माध्यम से उन पोलन ग्रेन को साथ में ले जाती है और वो उस फ्लावर के फीमेल पार्ट या उसके स्टिग्मा पर उसको छोड़ देती है और क्रॉस पोलिनेशन को संपन्न हो जाता है। अब आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट में आप देखेंगे कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, जब जिन फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता उनमें क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया जो है सफल होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, एंड्रोशियम और गायनोसिस, उनके मेचुरेशन का समय अलग अलग होता है। यदि मेचुरेशन में सबसे पहले एंथर मेच्योर होते हैं तो वो हमको प्रोटेंडरी कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल आपको सेक्सीफ्रेगा में देखने को मिलेगा। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो एंथर मेच्योर हुआ है, उसके बाद में इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, प्रोटेंडरी कहा। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले जो होता है कार्पल जो होता है या स्टिग्मा मेच्योर होता है, उस प्रोसेस को हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। जैसा कि आपको अरोस्टोकेसिया में देखने को मिलेगा, क्रूसीफेरी और रोजेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। सेल्फ क्रिस्टलिटी, कभी कभी फ्लावर क्या होते हैं, या तो अब जैसे आप कुकुरबिटेसी की फैमिली में आप देखेंगे कि उसमें मेल और फीमेल प्लांट जो है एक ही फ्लावर की अलग अलग शाखाओं पर लगे हुए होते हैं, इसलिए उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। तो उनमें जो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता तो इस प्रकार के फ्लावर है उनमें जो है क्रॉस पोलिनेशन मैकेनिज्म जो होती है सफल होती है। ऐसा एग्जाम्पल आपको टोबैको में देखने को मिलेगा, पोटैटो और टी में देखने को मिलेगा।
हार्कोगेमी का मतलब होता है कि जो स्टाइल और स्टिग्मा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है अलग अलग दूरियों पर लगे होते हैं, छोटे या बड़े आकार के होते हैं, मतलब ठीक से उनकी पोजीशन बराबर नहीं होती, जिसके कारण कि जो है उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। या तो फ्लावर बाहर की ओर लटके हुए होते हैं या फ्लावर अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। इस कंडीशन में जो है सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे फ्लावर में जो है क्रॉस पोलिनेशन सफल होता है, जैसा कि आपको ऑर्किडेसी और एस्क्लेपिडेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। हेटेरोस्टाइल का मतलब होता है कि या तो स्टेमन छोटे होते हैं या स्टाइल लॉन्ग होती है। स्टाइल लॉन्ग होती है तो स्टेमन छोटे होते हैं। इस प्रकार से इस मैकेनिज्म में भी क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होना संभव नहीं होता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्लावर विथ शॉर्ट स्टाइल, फ्लावर शॉर्ट होते हैं या स्टाइल शॉर्ट होती है, स्टेमन बड़े होते हैं, तो भी वो ठीक से जो है पोलन ग्रेन्स उसकी सरफेस पर नहीं पहुंच पाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि अगर स्टाइल लॉन्ग होती है और स्टेमन छोटे होते हैं तो भी वो पोलिनेशन जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो उसको करने में असक्षम होता है। ऐसा एग्जाम्पल आपको प्राइमोला वल्गेरिस में देखने को मिलेगा। हेटेरोस्टाइली पाई जाती है उसमें। अब आप देखेंगे कि जो पोलिनेशन होता है सब स्पेशल फ्लावर में होता है, जैसे कि साल्विया में होता है, सनफ्लावर में होता है, पी में होता है और केलोट्रोपिस में होता है। इसमें यह होता है कि जो साल्विया का प्लांट होता है उसमें 5 पेटल्स होते हैं। 5 पेटल में से 3 पेटल जो ऊपर की ओर झुके हुए होते हैं, उसी के अंदर जो है सारे एंड्रोशियम लगे होते हैं। नीचे का भाग जो होता है दो आपस में जुड़ा हुआ होता है और जुड़ने के बाद में वो इंसेक्ट को बैठने के लिए प्लेटफॉर्म बनाता है। जब कोई इंसेक्ट नीचे प्लेटफॉर्म पर आकर बैठता है तो उसके सिर पर जो है सारे पोलन ग्रेन्स या उसकी सुंडियों पर या उसकी सुंडिकाओं पर सारे पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं। जब यही प्लांट दूसरे साल्विया के प्लांट पर परिभ्रमण करता है या घूमने जाता है या नेक्टर लेने जाता है तो वो उनको दूसरे साल्विया के प्लांट को पोलिनेट कर देता है या वहां पर पोलन ग्रेन्स को ट्रांसमिट कर देता है। सनफ्लावर में आप देखेंगे कि सनफ्लावर में द स्पेशल टाइप का फ्लावर होता है, एडवांस फ्लावर होता है, जिसमें कि डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट होता है, जिसमें कि जो सारे पेपस के रूप में होते हैं। पेपस में उसके जो रोमे होते हैं या उसके जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स में सारे पोलन ग्रेन्स जो चिपके हुए होते हैं। जब कोई मधुमक्खी वहां पर आकर मकरंद चूसती है, नेक्टर चूसती है, तो सारे पोलन ग्रेन्स उसके पैरों में या उसकी जो डंक होते हैं उसमें चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद में जब वो दूसरे प्लांट को दूसरे सनफ्लावर के प्लांट पर नेक्टर चूसने के लिए जाती है तो सारे पोलन ग्रेन्स को वहां पर ट्रांसमिट कर देती है या दूसरे सनफ्लावर के प्लांट को पोलिनेटेड कर देती है। इस तरह से जो पोलिनेशन की प्रक्रिया है वो मधुमक्खी के द्वारा संपन्न होती है। अब आप जैसे चित्र में देख पा रहे हैं कि जो पोलिनेशन होता है पी में होता है। पी में जो होता है फ्लावर के जो पार्ट होते हैं अनइक्वल होते हैं। सबसे बड़ा जो उसकी पंखुड़ी होती है वो स्टैंडर्ड कहलाती है, 2 विंग कहलाती है, जो नीचे का वाला भाग होता है वो किल के रूप में होता है। तो स्टैंडर्ड वाले पार्ट में जो होते हैं सारे स्टेमन लगे होते हैं और किल वाले पार्ट पर जो है वो इंसेक्ट या जो भी उसके पोलिनेटर्स होते हैं, चाहे वो आपका इंसेक्ट हो या कोई बटरफ्लाई हो, जब वो आकर किल वाले पार्ट पर बैठते हैं तो जो स्टैंडर्ड वाले पार्ट से सारे पोलन ग्रेन्स जो है उसकी पीठ पर या उसकी जो डंक वगैरह होते हैं या उसके लेग्स वगैरह होते हैं वहां पर वो चिपक जाते हैं और वो जब भ्रमण करते हुए दूसरे पी प्लांट पर जाते हैं तो उसको वो पोलिनेटेड कर देते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं कि पोलिनेशन जो होता है केलोट्रोपिस में, केलोट्रोपिस भी एक एडवांस टाइप का फ्लावर होता है जिसमें कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स पोलिनिया के रूप में होते हैं और जो वो स्टेगमेटिक डिस्क होती है उसके 5 कोनों पर वो चिपके हुए होते हैं, आसानी से वो निकल नहीं सकते, इसलिए उनको पोलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है। जब कोई बटरफ्लाई वहां पर जाती है, मकरंद चूसने के लिए जाती है तो उसके पैरों में वो पोलोनिया जो है निकल आते हैं और जब वो दूसरे प्लांट पर परिभ्रमण करती है या इंसेक्ट या वहां पर पहुंचती है या मकरंद चूसने जाती है तो वो जो पोलोनिया उसके पैरों में चिपके हुए थे वो पोलोनिया दूसरे प्लांट पर ट्रांसमिट हो जाते हैं। इस टाइप से केलोट्रोपिस का प्लांट जो है पोलिनेटेड हो जाता है। अब आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे कि 2 प्रोसेस होती है, ई मस्कुलेशन होता है और बैगिंग्स होता है। ई मस्कुलेशन में जो होता है कि फ्लावर बड को डाइसेंस होने से पहले या स्पुटन होने से पहले ही रिमूव कर लिया जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। दूसरी प्रोसेस में आप देखेंगे कि जो फ्लावर बड होती है उसको अनवांटेड पोलिनेशन से बचाने के लिए उस फ्लावर बड को ढक दिया जाता है या उसको कवरिंग कर दी जाती है, जिससे कि दूसरे पोलन ग्रेन से वो जो पोलन ग्रेन से या जो स्टिग्मा है वो दूसरे पोलन के द्वारा पोलिनेटेड ना हो, इसलिए उसको ढक दिया जाता है। ये दोनों जो प्रोसेस होती है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराकर हम नई इस तरह से पोलिनेशन करा सकते हैं, हम मनचाही स्पीसीज को डेवलप कर सकते हैं, उसके हाइब्रिड्स को डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। अब आप देख पा रहे हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आप देख पाएंगे कि जो फ्लावर होता है वो कभी कभी क्या होता है पोलन ग्रेन्स जो है सेल्फ पोलिनेशन में आप देख पाएंगे कि कभी कभी क्या होता है जो पिस्टिल की जो स्टेगमेटिक सरफेस होती है वो स्वयं के पोलन ग्रेन को ग्रहण करने के लिए कैपेबल नहीं होती, उसका रिजेक्शन कर देती है।
क्योंकि जो क्या होते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी प्रोसेस हो जाती है जिसके कारण कि वो सेल्फ के ही पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो एक तो रिकॉग्नाइजेशन होता है, रिजेक्शन की प्रोसेस होती है, और टाइप्स ऑफ इनकम्प्लेटेबिलिटी। तो इनकम्प्लेटेबिलिटी दो प्रकार की होती है, हेट्रोमार्फिक इनकम्प्लेटेबिलिटी होती है, होमोमार्फिक इनकम्प्लेटेबिलिटी होती है। तो जो होमोमार्फिक इनकम्प्लेटेबिलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लेटेबिलिटी एंड गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लेटेबिलिटी। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन में S1 और S2 टाइप के लिए वो एक्सेप्टर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सेम जाति के होते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट जाति के पोलन ग्रेन्स वहाँ आकर चिपकते हैं तो वो क्या होता है, जो स्टिग्मेटिक सरफेस होती है उसको एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन पोलिनेशन का जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। उसके कुछ एंजाइम उसके लिए उस पर वर्क नहीं कर पाते, इसी कारण की जो पोलन ग्रेन्स का रिजेक्शन हो जाता है। तीसरे में आप देख पा रहे हैं कि कोई मधुमक्खी या कोई इंसेक्ट वहां आकर उसको पोलन ग्रेन्स उसने ट्रांसमिट किया है, तो जो S1 S टाइप के जो होते हैं और दूसरे टाइप के जैसे S3 S4 टाइप के उसने लाकर छोड़े हैं, तो वो पोलिनेशन को जर्मिनेट करने देंगे, क्योंकि वो उसमें जो पोलन ट्यूब होती है वो उसमें उस टाइप के जीन पाए जाते हैं, इस जो कि 50% जो होता है S3 टाइप के पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करते हैं और 50 टाइप के S4 पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करते हैं। इस टाइप से जो है आगे की प्रोसेस चलती है। आप देख पा रहे हैं कि जो इनकम्प्लेटेबिलिटी होती है, सेल्फ इनकम्प्लेटेबिलिटी में ये होता है कि S1 और S2 टाइप के तो जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है S1 S2 की प्लेस पर S3 टाइप के पोलन ग्रेन आकर जर्मिनेट होते हैं। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि आधे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 50% तो S1 टाइप के जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन 50% जो है S3 टाइप के जर्मिनेट नहीं होते, क्योंकि उस टाइप के जो एंजाइम है उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि S1 और S2 टाइप के हैं, लेकिन वहां पर S3 और S3 और S4 टाइप के जो पोलन ग्रेन्स आए हुए हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स की जो सरफेस होती है या जो स्टिग्मेटिक सरफेस होती है उसको एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन उन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट नहीं कर पाती। इस प्रकार सेल्फ इनकम्प्लेटेबिलिटी या जो रिजेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लेटेबिलिटी, दूसरा होता है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लेटेबिलिटी, जिसमें क्या बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग एंजाइम इस पर वर्क करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुझे ये बताना था कि ये होता क्या है, इसका डीप जो है हम आगे आपको आगे के लेक्चर में हम इसको और आगे से एलोबरेट करके आपको बताएंगे और विस्तार से इसकी प्रक्रिया को बताएंगे। इतना सिर्फ यहाँ बताने का मतलब था कि इसके बाद ये प्रोसेस जो है या इसके बाद जो पढ़ाने का अगला जो टॉपिक रहेगा ये उसके बाद आएगा या कंटिन्यूसी में ये चलेगा। इस अब सेल्फ असेसमेंट में जो होता है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, इसमें आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि आपको इसमें से आपको कितना आया है। आप इसका असाइनमेंट बनाइए, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इसको तैयार कीजिए। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। ये बिब्लियोग्राफी है, जब आपको चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा मैटर लेना है, ये सारी बिब्लियोग्राफी आपको दिखाई गई है। नेट के माध्यम से भी आप चैप्टर के कंटेंट को ले सकते हैं, बुक को रिफर कर सकते हैं, ये सारे आपको इस टाइप से आप बिब्लियोग्राफी दिखाई गई है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को आगे पढ़िए, पढ़ करके आप समझिए। थैंक यू।